Assalamu alaikum dear students. Now we have to start the numerical problem of unit 11 sound. हमने प्रीवियस लेक्चर जो भी किए हैं उन प्रीवियस लेक्चर में हमने साउंड के मतलब जो अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक है वो कंप्लीट हमने आर्टिकल कंप्लीट कर लिए। नो वी हैव टू स्टार्ट द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्यूशन। हम अब न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक। के टेक्स्ट बुक में हमारे पास टोटल ये 1 से लेकर 8 तक न्यूमेरिकल दिए हुए हैं। इन तमाम न्यूमेरिकल को इस लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एंड अगर किसी स्टूडेंट्स ने साउंड की टेक्स्ट बुक के मुताबिक अगर कोई प्रीवियस आर्टिकल नहीं देखा तो सो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर दिए हुए हैं, आप इन प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक आप कंप्लीट इनको ओवरव्यू कर सकते हैं। ठीक है, नाउ वी हैव टू स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ दीज न्यूमेरिकल्स। So according to first numerical, a normal conversation involves sound intensity of about 3.0 into 10 raised to power minus 6 watt per meter square. And what is the decibel level of this intensity and what is the intensity of sound for 100 decibel? So according to this numerical, a normal conversations involve sound intensities of about 3.0 into 10 raised to power minus 6 watt per meter square. ठीक है, अब इसमें वो सिंपल ये कह रहा है कि एक आम बातचीत हो रही है। इस आम बातचीत के अंदर जो साउंड इंटेंसिटी है वो हमारे पास ये दी हुई है। एंड व्हाट इज द डेसिबल लेवल ऑफ इंटेंसिटी। डेसिबल लेवल का मतलब है कि हमने इंटेंसिटी लेवल को मालूम करना है। ठीक है, तो जो डेसिबल लेवल है आप सिंपल ये समझ लें कि हमने इंटेंसिटी लेवल को मालूम करना है। एंड इसी क्वेश्चन का एक सेकंड पार्ट भी है ये वाला। अभी सेकंड पार्ट में वो ये कह रहा है कि व्हाट इज द इंटेंसिटी, कि इंटेंसिटी क्या होगी, यानी जिस तरह यहाँ पर इंटेंसिटी ऑलरेडी दी हुई है। नेक्स्ट इसी के सेकंड पार्ट में वो ये कह रहा है कि हमने इंटेंसिटी को मालूम करना है ऑफ द साउंड फॉर 100 डेसिबल, यानी यहाँ पर अब इंटेंसिटी लेवल दिया हुआ है। ठीक है, ये इंटेंसिटी लेवल उसने दिया हुआ है जो कि 100 डेसिबल है। अब यहाँ पर आप देखें तो हमने जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर इंटेंसिटी लेवल को मालूम करना है, लेकिन सेकंड पार्ट के अंदर हमें इंटेंसिटी लेवल दिया हुआ है, हमने साउंड की इंटेंसिटी को मालूम करना है। सो इसके गिवन डाटा के अंदर हम दो पार्ट्स हैं, एक फर्स्ट पार्ट है और एक सेकंड। एंड इसके फर्स्ट पार्ट में देखें तो हमें इंटेंसिटी ऑफ साउंड दिया है जो कि 3.0 इंटू 10 रेज टू पर माइनस 6 वाट पर मीटर स्क्वायर है। सो हम यहाँ पर गिवन डाटा में लिखेंगे इंटेंसिटी ऑफ साउंड, इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू 3.0 इंटू 10 रेज टू पर माइनस 6 वाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, एंड व्हाट इज द इंटेंसिटी लेवल, हमने इंटेंसिटी लेवल मालूम करना है, यानी जो डेसिबल लेवल है उसको इंटेंसिटी लेवल कहते हैं। तो सो हमने यहाँ पर उसका इंटेंसिटी लेवल मालूम करना है। अब इंटेंसिटी लेवल को रिप्रेजेंट करते हैं एल माइनस एल नॉट के साथ। ठीक है, ये हमने मालूम करना है। अब अकॉर्डिंग टू अगर इसके फार्मूले को देखें, हम अभी नीचे बयान करेंगे, तो हमें इंटेंसिटी ऑफ फेंटेस्ट साउंड भी होनी चाहिए। सो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ इंटेंसिटी ऑफ फेंटेस्ट, यानी जो सबसे मध्यम आवाज होती है उसकी जो इंटेंसिटी है, ये हमने टेक्स्ट बुक में रीड आउट किया हुआ है, उसको आई नॉट के साथ रिप्रेजेंट करते हैं जो कि 10 रेज टू पावर माइनस 12 वाट पर मीटर स्क्वायर है। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू फार्मूला, अब इसका फार्मूला हमारे पास क्या है, इंटेंसिटी लेवल का एल माइनस एल नॉट इज इक्वल टू 10 लॉग ऑफ आई ओवर आई नॉट डीबी, यानी डेसिबल। ठीक है, सो अब हम इसके मुताबिक वैल्यूज को पुट कर देते हैं। अब यहाँ पर आप देखें तो एल माइनस एल नॉट इंटेंसिटी लेवल है वो हमने मालूम करना है। सो इसको मैं एज इट इज नीचे लिख लेता हूँ, एल माइनस एल नॉट इज इक्वल टू 10 ऑफ लॉग। अब आई जो है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, आई है हमारे पास 3 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 6। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 3 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 6 ओवर, एंड आई नॉट की वैल्यू हमारे पास क्या है 10 रेज टू पावर माइनस 12। तो यहाँ पर 10 रेज टू पावर माइनस 12 लिख लेते हैं। अब एल माइनस एल नॉट को आप इसी तरह लिखा रहने दें, इज इक्वल टू 10 भी उसी तरह लॉग ऑफ। अब यहाँ पर आप देखें तो ये जो 10 रेज टू पावर माइनस 12 है, जब ऊपर लेकर जाएंगे तो ये प्लस 12 हो जाएगा, और अगर ये प्लस 12 हो जाएगा तो ये माइनस 6 के अंदर फिर इसको हम ऐड कर देंगे, क्योंकि ये भी 10 की पावर जो है वो माइनस 6 है और ये भी 10 की पावर माइनस 12 है। जब ऊपर जाएगा तो प्लस 12 हो जाएगा, तो ये माइनस 6 में हम प्लस 12 करेंगे। ठीक है, सो मैं इसको लिख लेता हूँ 3 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 6 प्लस 12, और यहाँ पर हम साथ ब्रैकेट लगा लेते हैं। ठीक है, और ये अब हमारे पास हो जाएगा एल माइनस एल नॉट इज इक्वल टू
10 log ऑफ 3 इंटू 10⁻6। अब ये जो आप अगर कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू को मालूम कर सकते हैं, log ऑफ 3 इंटू 10⁻6 जो है वो किसके बराबर है? अगर हम इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करें तो ये 6.47 के बराबर होता है। सो L माइनस एल नॉट इज इक्वल टू 10 इंटू 6.47। अब 10 को अगर 6.47 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 64.7। और चूंकि ये एल माइनस एल नॉट इंटेंसिटी लेवल है और इंटेंसिटी लेवल का जो यूनिट है वो डेसिबल में होता है, सो मैं यहाँ पर इसका यूनिट डेसिबल लिख लेता हूँ। ठीक है, सो नीचे आप लिख सकते हैं, सो इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड इज इक्वल टू 64.7 डेसिबल। सो अब इसके जो सेकंड पार्ट है उस सेकंड पार्ट के मुताबिक जो हमारे पास गिवन डाटा था, गिवन डाटा में अगर हम देखें तो उसने कहा था व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ साउंड, कि हमने इंटेंसिटी ऑफ साउंड को फाइंड आउट करना है। ठीक है, अगर 100 डेसिबल हमारे पास इंटेंसिटी लेवल हो, सो हम इसके गिवन डाटा के अंदर यहाँ पर लिख लेंगे कि हमारे पास जो इंटेंसिटी ऑफ साउंड है इंटेंसिटी ऑफ साउंड वो हमने आई, इट मींस वो हमने फाइंड करना है। और इंटेंसिटी लेवल कितना है? इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड भी आप आगे लिख लें, इज इक्वल टू एल माइनस एल नॉट इज इक्वल टू 100 डेसिबल। सो अकॉर्डिंग टू फार्मूला, फार्मूला हमारे पास क्या है? एल माइनस एल नॉट इज इक्वल टू 10 लॉग ऑफ आई ओवर आई नॉट डीबी, यानी डेसिबल। ठीक है जी, अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर उसकी वैल्यूज को पुट कर देते हैं। अब देखें जो इंटेंसिटी लेवल है एल माइनस एल नॉट वो उसने हमें दिया जो कि 100 डेसिबल है। सो यहाँ पर हम 100 लिख लेते हैं, इज इक्वल टू 10 उसी तरह, लॉग भी उसी तरह, एंड आई की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सो हम आई को एज इट इज रहने देते हैं। एंड फेंटेस्ट साउंड की वैल्यू हमने ऑलरेडी लिखी हुई है, आप बेशक यहाँ पर भी एक बार लिख लें कि इंटेंसिटी ऑफ फेंटेस्ट साउंड इज इक्वल टू 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, सो ये हमने आई नॉट की वैल्यू लिख ली 10⁻⁻12। ठीक है, उसके बाद ये 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है और इस तरफ आकर 100 पर क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। सो 100/10 इज इक्वल टू लॉग ऑफ आई, एंड ये जो 10⁻⁻12 है इसको मैं ऊपर ले जाऊं तो ये 10⁻+12 हो जाएगा। ठीक है, और इसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं, ये जीरो और जीरो आपस में कैंसिल हो गया। सो 10 इज इक्वल टू लॉग ऑफ आई इंटू 10⁻12, सॉरी +12। उसके बाद देखें तो हमने इस लॉग को खत्म करना है। ठीक है, क्योंकि हमने आई की वैल्यू को फाइंड करना है, और आई की वैल्यू को अगर फाइंड करना है तो ये लॉग खत्म होगा तो फिर ही हम आई की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। और इस लॉग को खत्म करने के लिए हम दोनों तरफ क्या करते हैं? एंटी लॉग ले लेते हैं। सो मैंने लिख लिया टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो मैं क्या करता हूँ कि अब इस तरह भी एंटी लॉग ले लेता हूँ, एंटी लॉग ऑफ 10। ठीक है, एंड इधर भी एंटी लॉग ले लेता हूँ, एंटी लॉग ऑफ आई इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, अब क्या होगा कि एंटी लॉग और लॉग आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब एंटी लॉग ऑफ 10 हमारे पास क्या होगा? एंटी लॉग ऑफ 10 हमारे पास हो जाएगा 10⁻10। ठीक है, अगर हमारे पास होता है एंटी लॉग ऑफ, फॉर एग्जांपल एंटी लॉग ऑफ 70, तो ये हमारे पास होना था 10⁻70। ठीक है, अगर हमारे पास होता है एंटी लॉग ऑफ 9, ठीक है, तो ये हमारे पास होना था 10⁻9। सो ये एंटी लॉग ऑफ 10 है तो मैंने लिख दिया 10⁻10। ठीक है, ये बात आपको समझ आ चुकी होगी। एंड 10⁻10 इज इक्वल टू, आगे हमारे पास होगा आई इंटू 10⁻12। अब ये जो 10⁻12 है वो आई के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ आकर इस पर क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। सो मैं लिख लेता हूँ इसको 10⁻10 ओवर 10⁻12 इज इक्वल टू आई। ठीक है, अब इसको अगर हम अरेंज करके लिख लेते हैं एक बार, आई इज इक्वल टू, अब ये जो पार है वो +10 है तो जब नीचे आएगा तो 10 की पार क्या हो जाएगी? -10 हो जाएगी। अगर -10 हो जाएगी तो 12 में से इसको माइनस करेंगे, तो सो मैं इसको डायरेक्ट लिख लेता हूँ यहाँ पर, तो ये हमारे पास होगा 1/10⁻12 -10। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास आ जाएगा 1/10⁻2 यानी 10 का स्क्वायर।
तो 100 अगर 10 का जो स्केल है वो हमारे पास किसके बराबर होता है, 1/100 के बराबर होता है। ठीक है, अब अगर हम इसका सॉल्व करें तो 1/100 तो आई इज इक्वल टू, तो ये हमारे पास होगा 0.01। और इंटेंसिटी ऑफ साउंड का यूनिट चूंकि डेसिबल वाट पर मीटर स्क्वायर होता है, तो मैं इसको लिख लेता हूँ वाट पर मीटर स्क्वायर। लिहाजा हम यहाँ पर लिख लेते हैं इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज इक्वल टू 0.01 वाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक ये न्यूमेरिकल हमारे पास कंप्लीट हो जाए। अकॉर्डिंग टू नेक्स्ट न्यूमेरिकल 11.2, if at Anarkali Bazaar, Lahore, intensity level of sound is 80 decibel, what will be the intensity of sound there? अब इस न्यूमेरिकल के मुताबिक अनारकली बाजार लाहौर में इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड 80 डेसिबल है। यानी जो इंटेंसिटी लेवल है, जिस तरह हमने पीछे जिक्र किया अभी, L माइनस एल नॉट, जो इंटेंसिटी लेवल है वो कितना है, 80 डेसिबल। व्हाट विल बी द इंटेंसिटी ऑफ साउंड, कि हमने इंटेंसिटी ऑफ साउंड यानी सिंपल आई को फाइंड आउट करना है। ठीक है, होपफुली न्यूमेरिकल आपको समझ आ चुका होगा। सो हम गिवन डाटा में लिखते हैं। अब गिवन डाटा के अंदर सबसे पहले हम जो उसने गिवन दिया हुआ है इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड 80 डेसिबल, तो यहाँ पर हम इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड which is equal to L minus L naught is equal to 80 डेसिबल। नेक्स्ट है हमने फाइंड क्या करना है, व्हाट विल बी द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। सो इंटेंसिटी ऑफ साउंड ये हमने फाइंड आउट करना है। एंड इंटेंसिटी ऑफ फेंटेस्ट साउंड हम यहाँ पर एक बार दोबारा लिख लेते हैं, इंटेंसिटी ऑफ फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड which is represented by I naught is equal to 10 raised to power minus 12 watt per meter square। अब अकॉर्डिंग टू फार्मूला ऑफ इंटेंसिटी लेवल, अकॉर्डिंग टू फार्मूला, अब इंटेंसिटी लेवल का फार्मूला हमारे पास क्या है, L माइनस एल नॉट विच इज इक्वल टू 10 log ऑफ I ओवर I नॉट, जो कि डेसिबल में। ठीक है, अब L माइनस एल नॉट जो इंटेंसिटी लेवल है वो उसने दिया हुआ है, जो कि 80 डेसिबल है। सो यहाँ पर हम 80 लिख लेते हैं, इज इक्वल टू 10 लॉग, अब आई हमने फाइंड करना है यानी इंटेंसिटी ऑफ साउंड, एंड आई नॉट किसके बराबर है, आई नॉट 10 रेज टू पावर माइनस 12 के बराबर है। सो यहाँ पर 10 रेज टू पावर माइनस 12 आ जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद अब आप देखें कि 10 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है और इस तरफ आकर इस पर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो 80 बाई 10 इज इक्वल टू लॉग ऑफ आई इंटू, अब ये जो 10 रेज टू पावर माइनस 12 है, जब हम इसको ऊपर लेकर आएंगे तो जो माइनस 12 पावर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, प्लस 12 में। सो ये लिखा जाएगा 10 रेज टू पावर प्लस 12 और ये ब्रैकेट, उसके बाद ये 0 और 0 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, एंड 8 इज इक्वल टू लॉग ऑफ इंटू आई इंटू 10 रेज टू पावर प्लस 12। ठीक है, अब इस लॉग को खत्म करने के लिए हम दोनों तरफ क्या करेंगे, एंटी लॉग ले लेते हैं। सो हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। अब अगर हम दोनों तरफ एंटी लॉग लें तो ये भी एंटी लॉग ऑफ 8 इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ log ऑफ इंटू आई इंटू 10 रेज टू पावर 12। अब एंटी लॉग ऑफ 8 किसके बराबर होगा, एंटी लॉग ऑफ 8 होगा 10 रेज टू पावर 8 के, एंड ये एंटी लॉग और लॉग आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सो हमारे पास लिखा जाएगा आई इंटू 10 रेज टू पावर 12। अब ये जो 10 रेज टू पावर 12 है वो आई के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा। सो ये लिखा जाएगा 10 रेज टू पावर 8 ओवर 10 रेज टू पावर 12 विच इज इक्वल टू आई। ठीक है, अब ये जो प्लस 8 है, जब हम इसको नीचे लेकर आएंगे तो ये किस में हो जाएगा, माइनस 8 में, और 12 से फिर ये माइनस 8 यहाँ पर लिखा जाएगा। ठीक है, सो हम लिखते हैं 1 ओवर 10 रेज टू पावर 12 माइनस 8 विच इज इक्वल टू आई। अब आप अगर इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख लें तो आई इज इक्वल टू 1 ओवर 10 रेज टू पावर 4। अब ये जो प्लस 4 है, जब इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 4 हो जाएगा। सो ये लिखा जाएगा 10 रेज टू पावर माइनस 4 वाट पर मीटर स्केल लिख लेते हैं, जो कि इसका यूनिट है। सो यहाँ पर लिखा जाएगा
इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴ वाट पर मीटर स्केयर। यहां तक ये न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास 11.3 एंड अकॉर्डिंग टू दिस न्यूमेरिकल एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 330 मीटर पर सेकंड। पहली बात तो ये कि वो ये बयान कर रहा है कि एक मखसूस टेम्परेचर पर जो साउंड की स्पीड है वो 330 मीटर पर सेकंड है। एंड इफ द वेवलेंथ ऑफ नोट इज 5 सेंटीमीटर, इट मीन्स कि अगर तो वेवलेंथ जो है 5 सेंटीमीटर, वेवलेंथ हम ऑलरेडी जानते हैं कि ये हमारे पास वेवलेंथ है, ठीक है, जिसको हम लैम्बडा से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये 5 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर है तो हमने इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, यानी 5/100, तो ये हमारे पास हो जाएगा 0.05 मीटर, ठीक है। देन कैलकुलेट द फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड वेव, कि हमने फ्रिक्वेंसी मालूम करनी है साउंड वेव की, ठीक है, कि इसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी, यानी ये किस फ्रिक्वेंसी के साथ आगे प्रोपोगेट कर रहा है। एंड इज द फ्रिक्वेंसी इन ऑडिबल रेंज ऑफ द ह्यूमन एयर। अब हमने बताना है कि क्या ये फ्रिक्वेंसी जो है ये ऑडिबल है ह्यूमन रेंज पर। हम जानते हैं कि ह्यूमन जो एयर है वो आवाज को जो सुन सकते हैं वो 20,000 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी तक आवाज को सुन सकते हैं। जो रेंज हमारे पास वो 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होती है जो आवाज को सुना जा सकता है। तो अगर तो इनके बिटवीन जो फ्रिक्वेंसी है, सो दिस फ्रिक्वेंसी इज ऑडिबल रेंज इन ह्यूमन एयर, कि वो एक ऑडिबल यानी सुनाई देने वाली रेंज में होगा, ठीक है। होपफुली न्यूमेरिकल आपको समझ आ चुका होगा। अब अगर हम गिवन डाटा के अंदर देखें तो सबसे पहले उसने कहा द स्पीड ऑफ साउंड इज 330 मीटर पर सेकंड। सो हम यहां पर लिखेंगे स्पीड ऑफ साउंड इज इक्वल टू 330 मीटर पर सेकंड। एंड इफ द वेवलेंथ ऑफ नॉट इज 5 सेंटीमीटर, कि उसकी जो वेवलेंथ है इज इक्वल टू लैम्डा, और इसको भी हम इज इक्वल टू वी के साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो वेवलेंथ उसकी कितनी है, वेवलेंथ उसकी है 5 सेंटीमीटर। अब इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 5 को 100 पर डिवाइड कर देते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा 0.05 मीटर। मैंने मीटर में इसलिए कन्वर्ट किया क्योंकि मीटर एक स्टैंडर्ड यूनिट है, सो सेंटीमीटर को हमने मस्ट भी मीटर में कन्वर्ट करना है। उसके बाद हमने फाइंड आउट क्या करना है, कैलकुलेट द फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड वेव। हमने फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड वेव मालूम करनी है। फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड वेव, सो अकॉर्डिंग टू गिवन फार्मूला V इज इक्वल टू एफ लेमडा, ठीक है जी। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड वेव जो कि एफ के साथ जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हमने वो फाइंड करना है। सो हमने ये फ्रिक्वेंसी एफ फाइंड करनी है, तो एफ को हम इसी तरफ रहने देते हैं, और लैम्डा इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ आकर क्या होगा, डिवाइड। सो एफ इज इक्वल टू वी ओवर लैम्डा। अब यहां पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं, वी किसके बराबर है, वी हमारे पास जो स्पीड ऑफ साउंड है जो कि 330 मीटर पर सेकंड के बराबर है, एंड लैम्डा हमारे पास 0.05 मीटर के बराबर। अब अगर हम इसको डिवाइड करें कैलकुलेटर से तो ये आ जाएगा हमारे पास 6600, और फ्रिक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, हर्ट्स होता है, सो साथ हम हर्ट्स लगा देते हैं। अब 66 एक बड़ी अमाउंट है, सो 66 को हमने अगर साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें तो हम इस 3 डिजिट के बाद हम यहाँ पर पॉइंट लगा देते हैं। सो एफ इज इक्वल टू 6.6। अब चूंकि हमने 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाया तो ये हमारे पास इंटू 10⁻⁻3 साथ हर्ट्स आ जाएगा, ठीक है जी। यहाँ तक ये न्यूमेरिकल हमारे पास कंप्लीट हो जाता है। नीचे अब लिख सकते हैं, सो द फ्रिक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव इज इक्वल टू 6.6 इंटू 10⁻³ हर्ट्स के बराबर है। एंड उसके बाद देखें कि ये जो फ्रिक्वेंसी है वो हमारे पास 6600 आई है, ठीक है, ये आंसर आया। अब जो फ्रिक्वेंसी 6600 आई है और ह्यूमन एयर जो है वो हमने जिक्र किया है कि वो 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकता है, ठीक है। सो ये फ्रिक्वेंसी लाइज करती है ऑडिबल ह्यूमन एयर साउंड पर। सो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि दिस फ्रिक्वेंसी lies
इन द रेंज ऑफ ऑडिबल ह्यूमन ईयर। ठीक है जी। सो ये हमने यहाँ तक न्यूमेरिकल कंप्लीट कर लिया। अकॉर्डिंग टू नेक्स्ट न्यूमेरिकल 11.4 अ डॉक्टर काउंट 72 हार्ट बीट्स इन 1 मिनट। अब इस न्यूमेरिकल के मुताबिक है कि एक डॉक्टर 72 हार्ट बीट काउंट करता है 1 मिनट के अंदर। यानी जो नंबर ऑफ बीट्स हैं एन इज इक्वल टू वो हमारे पास 72 के बराबर आ जाएंगे। एंड टाइम चूंकि हमारे पास उसने यहाँ पर जिक्र किया 1 मिनट है, सो टी इज इक्वल टू 60 सेकंड। ठीक है। एंड देन कैलकुलेट द फ्रिक्वेंसी, के पहले तो हमने फ्रिक्वेंसी को फाइंड आउट करना है। ठीक है। एंड नेक्स्ट द पीरियड ऑफ हार्ट बीट्स, के हमने पीरियड ऑफ हार्ट बीट को फाइंड आउट करना है, यानी कि इसका टाइम पीरियड क्या होगा जो कि कैपिटल टी के साथ इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास 11.4 एंड अकॉर्डिंग टू दिस न्यूमेरिकल अ डॉक्टर काउंट 72 हार्ट बीट्स इन 1 मिनट। अब इसके मुताबिक है कि एक डॉक्टर 72 हार्ट बीट को काउंट करता है। अब 72 हार्ट बीट्स मतलब कि नंबर ऑफ बीट्स होगी जो कि 72 है 1 मिनट के अंदर। सो टाइम हमारे पास जो है वो 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड हो गया। एंड देन कैलकुलेट द फ्रिक्वेंसी एंड पीरियड ऑफ द हार्ट बीट्स। इट मीन्स पहले हमने फ्रिक्वेंसी को फाइंड आउट करना है, यानी कि एफ को फाइंड आउट करना है। एंड पीरियड, अब पीरियड का मतलब यहाँ पर टाइम पीरियड है कि हमने टाइम पीरियड को फाइंड आउट करना है जो कि कैपिटल टी के साथ जिसको रिप्रेजेंट करते हैं। सो गिवन डाटा के अंदर हम सबसे पहले हार्ट बीट्स को लिखेंगे जो कि नंबर ऑफ हार्ट बीट्स इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू 72। ठीक है। उसके बाद टाइम टेकन इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू 60 सेकंड। ठीक है जी। अब 60 सेकंड इस तरह भी लिख सकते हैं या पहले आप सिंपल 1 मिनट लिख लें। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। ठीक है जी। देन हमने फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द फ्रिक्वेंसी एंड पीरियड ऑफ हार्ट बीट्स। सो हम यहाँ पर लिख लेते हैं फ्रिक्वेंसी ऑफ हार्ट बीट्स इज इक्वल टू एफ, जो कि हमने फाइंड आउट करनी। एंड उसके बाद टाइम पीरियड ऑफ हार्ट बीट्स इज इक्वल टू कैपिटल टी। सो अकॉर्डिंग टू गिवन फार्मूला या अकॉर्डिंग टू फार्मूला, या आप सिंपल ये भी लिख सकते हैं एज वी नो। ठीक है जी। अब फार्मूला हमारे पास क्या है, एफ इज इक्वल टू एन ओवर टी, यानी नंबर ऑफ बीट्स ओवर टाइम। ठीक है। अब नंबर ऑफ बीट्स हमारे पास कितने हैं 72 एंड टाइम हमारे पास कितना है 60। एंड 72 को अगर 60 पर डिवाइड करें तो ये हमारे पास आ जाता है 1.2 और फ्रिक्वेंसी का जो ना चूंकि हर्ट्ज होता है साथ मैंने हर्ट्ज लिख लिया। अब नेक्स्ट हमने फाइंड करना है टाइम पीरियड। सो हम जहां पर लिख लेते हैं बेशक टू फाइंड टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड का फार्मूला हमारे पास क्या, अगर तो फ्रिक्वेंसी हमें मालूम है तो हम टाइम पीरियड को मालूम कर सकते हैं टी इज इक्वल टू 1/f के साथ। ठीक है। अब टी इज इक्वल टू 1/f है तो यहाँ पर हम टी इज इक्वल टू 1/f की वैल्यू मालूम कर लेंगे जो कि 1.2 है, तो यहाँ पर हम 1.2 लिख लेते हैं। सो अगर हम 1 पर 1.2 को डिवाइड करें तो ये हमारे पास आ जाएगा, कैलकुलेटर से आप करके देख लें तो ये हमारे पास हो जाएगा 0.833 और साथ हम इसका यूनिट लिख लेते हैं जो कि सेकंड है। ठीक है। तो यहां तक ये न्यूमेरिकल हमारे पास कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास 11.5 एंड अकॉर्डिंग टू दिस न्यूमेरिकल a marine survey ship send a sound wave straight to the seabed। अब इसके मुताबिक ये है कि एक मरीन है, आप सपोज कर लें जिस तरह ये एक शिप है, आप लेट सपोज कर लें कि ये एक मरीन है। ठीक है। ठीक है, जिस तरह सब मरीन होती हैं। अब वो क्या कर रही हैं कि सेंड अ साउंड वेव, कि वो साउंड वेव को नीचे भेज रही हैं किस तरफ, सी बेड यानी जो बॉटम ऑफ अ सी होता है, जो नीचे का हिस्सा होता है समुद्र का। ठीक है। इस सी बेड में वो अपनी साउंड वेव को भेज रही है। ठीक है। ये साउंड वेव नीचे जा रही है। अब जब नीचे जाएंगे तो जाहिर बात है रिफ्लेक्ट होकर फिर ऊपर की तरफ आएंगे। एंड इट रिसीव्स एंड इको 1.5 सेकंड लेटर। अब इसका मतलब यह है कि वो नीचे जाकर जब वापस ऊपर को आ रही हैं तो ये टोटल जो टाइम ले रही हैं वो 1.5 सेकंड ले रही हैं। ठीक है। अब चूंकि ये टोटल टाइम है यहाँ नीचे जाकर फिर वापस ऊपर आने का,
ठीक है, ऊपर आने का, ये टोटल टाइम है। और हमें जो टाइम चाहिए वो सिंगल चाहिए, ये इको है। इको क्या होता है? इको होता है कि जो टकरा कर वापस आना, यानी रिफ्लेक्ट होकर वापस ऊपर को आना, या एक तरफ से टकरा कर फिर वापस को आना, तो ये इको होता है। अब इको में डबल टाइम होता है, ठीक है, ये आप ध्यान में रख लें कि इको में क्या होता है, डबल टाइम होता है। तो ये 1.5 सेकंड है। तो हमने वैसे अगर सिंगल टाइम मालूम करना है टी, तो हम क्या करेंगे, 1.5 सेकंड को 2 पे डिवाइड कर देंगे, जो कि हमारे पास हो जाएगा 0.75 सेकंड, ठीक है। एंड देन द स्पीड ऑफ साउंड इन सी वाटर इज 1500 मीटर पर सेकंड। यानी कि ये जो साउंड वेव्स हैं जो नीचे की तरफ जा रही हैं, जो साउंड वेव नीचे की तरफ जा रही हैं, तो इसकी जो स्पीड है वो कितनी है, 1500 मीटर पर सेकंड, ठीक है जी, 1500 मीटर पर सेकंड। सो आगे है कि हमने फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द वेव्स एट द सी इन दिस पोजीशन, ठीक है। सॉरी, हमने फाइंड करना डेप्थ ऑफ द सी एट दिस पोजीशन, कि हमने इसकी डेप्थ को फाइंड करना है, कि हमने देखना है कि ये टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक उसकी डेप्थ कितनी होती है। सो ये डेप्थ हमने फाइंड आउट करनी है। होपफुली ये न्यूमेरिकल सारा आपको समझ आ चुका होगा। सो अब हम इस न्यूमेरिकल को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि गिवन डाटा में हमें क्या दिया गया है। अब गिवन डाटा में अगर हम देखें तो यहाँ पर है इट रिसीव्स एन इको 1.5 सेकंड लेटर, ठीक है। सो हमारे पास जो इको है, यहाँ पर हम सिंपल लिख लेते हैं इको, वो हमारे पास कितनी है, 1.5 सेकंड, ठीक है जी। तो सो टाइम टेकन फॉर वन साइडेड, ठीक है, या आप सिंपल लिख लें वन साइडेड टाइम टेकन, कि एक तरफ का जो टाइम लगा वो हमारे पास कितना हुआ। अब चूंकि इको मैंने आपको समझा चुका हूँ, ये डबल होता है, तो एक तरफ का टाइम हमारे पास क्या होगा, हम उसको 2 पे डिवाइड कर देंगे। सो ये हमारे पास हो जाएगा 0.75 सेकंड। एंड नेक्स्ट उसने कहा द स्पीड ऑफ साउंड इन सी वाटर इज 1500 मीटर पर सेकंड। एंड देन नेक्स्ट है हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू 1500 मीटर पर सेकंड। आगे हमने फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द डेप्थ ऑफ द सी एट दिस पोजीशन, के हमने डेप्थ को फाइंड करना है, ठीक है जी। सो डेप्थ ऑफ सी विच इज इक्वल टू एच, ये हमने फाइंड करना है। सो अकॉर्डिंग टू फार्मूला एस इज इक्वल टू वी टी, ठीक है, ये एक हमारे पास फार्मूला है। अब अगर इन टर्म ऑफ हमने डेप्थ मालूम करना है, इन टर्म ऑफ डेप्थ, तो जो एस है वो एच में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि एस भी टोटल डिस्टेंस होता है और एच टोटल हाइट है, तो जितना वो डिस्टेंस कवर करेगा उतनी ही उसकी हाइट होगी। सो हम एस को रिप्रेजेंट कर देंगे एच के साथ। सो हम एस की जगह एच लिख लेते हैं, एच इज इक्वल टू वी टी, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर वैल्यूज को पुट करें तो वी किसके बराबर है, 1500 के, एंड टी टाइम किसके बराबर है, टाइम 0.75 सेकंड के, तो ये 0.75 आ जाएगा। अब अगर हम 1500 को 0.75 सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है 1125, ठीक है, यानी 1125। और चूंकि एच हाइट है तो इसका यूनिट हमारे पास मीटर में होगा। सो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, सो हाइट ऑफ शिप्स या मरीन इज इक्वल टू 1125 मीटर, ठीक है जी। यहाँ तक ये न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाता है। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास 11.6 एंड अकॉर्डिंग टू दिस न्यूमेरिकल अ स्टूडेंट क्लैप्ड हिज हैंड्स नियर अ क्लिफ। इसके मुताबिक है कि एक स्टूडेंट है वो अपने हैंड को क्लैप करता है, ठीक है। अब एक क्लिफ के पास, अब जब क्लिफ के पास क्लैप करेगा तो जाहिर बात है इसमें इको क्रिएट होगी। सो एंड हेयर द इको आफ्टर 5 सेकंड। अब क्या होता है कि यहाँ से साउंड जाता है एंड रिफ्लेक्ट होकर वापस आता है, और जो साउंड जाकर रिफ्लेक्ट होकर वापस आता है इसको हम इको कहते हैं, और ये कितने टाइम में आ रहा है, ये 5 सेकंड के अंदर है, ठीक है। यानी इको यहाँ पर टोटल 5 सेकंड है। सो इको 5 सेकंड। अब इको क्या है, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि इको है कि आवाज का जाकर वापस आना, ठीक है, आवाज हमें 2 बार सुनाई दे, ये इको होता है, ठीक है। तो लिहाजा जो टाइम है वो भी डबल है, जो 5 सेकंड है। तो अगर ये डबल टाइम है 5 सेकंड, तो एक तो यहाँ से जाने का, एक वापस आने का, तो हमने इसको 5 को क्या करना है, 2 पे डिवाइड कर देना है, जो कि हमारे पास हो जाएगा 2.5 सेकंड,
ठीक है। अब 2.5 सेकंड के अंदर ये जाएगी साउंड, एंड 2.5 सेकंड में ही ये वापस आएगा। ठीक है। देन नेक्स्ट है व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ क्लिफ। सो हमने यहां पर टोटल डिस्टेंस मालूम करना है, इस हैंड से लेकर इस क्लिफ तक हमने डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। ठीक है। फ्रॉम द स्टूडेंट एंड इफ द स्पीड ऑफ साउंड इज टेकन 346 मीटर पर सेकंड, कि अगर तो यहाँ पर उसकी जो स्पीड है जो जाने की वो कितनी हो, वो हो 346 मीटर पर सेकंड हो। ठीक है। तो हमने देखना है कि जो स्टूडेंट जहाँ पर है, यानी यहाँ पर स्टूडेंट मौजूद है जो वो क्लैपिंग कर रहा है, तो स्टूडेंट का और क्लिफ का यहाँ तक डिस्टेंस कितना है ये हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है। होपफुली न्यूमेरिकल आपको समझ आ चुका होगा। सो अब हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि गिवन डाटा के अंदर हमें क्या दिया गया। तो गिवन डाटा के अंदर उसने कहा कि एक हमारे पास इको है, यानी अ स्टूडेंट क्लैप्ड हिज हैंड्स नियर अ क्लिफ, हेड इको आफ्टर 5 सेकंड। इको एक हमें दी हुई है जो कि 5 सेकंड है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं इको इज इक्वल टू 5 सेकंड। वन साइडेड टाइम कितना होगा, तो यहाँ पर वन साइडेड टाइम इज इक्वल टू 5/2, जो कि 2.5 सेकंड होगा। देन है व्हाट इज द डिस्टेंस, हमने डिस्टेंस को फाइंड करना है। तो यहां पर हम लिख लेते हैं डिस्टेंस, के डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करना है विच इज रिप्रेजेंटेड बाय एस। एंड नेक्स्ट है इफ द स्पीड ऑफ साउंड इज टेकन एज 346 मीटर पर सेकंड। स्पीड ऑफ साउंड हमारे पास क्या है, स्पीड ऑफ साउंड इज इक्वल टू 346 मीटर पर सेकंड। अब हमारे पास फार्मूला है एस इज इक्वल टू वी टी। हम लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू फार्मूला, अकॉर्डिंग टू फार्मूला एस इज इक्वल टू वी टी। ठीक है जी। अब एस को आप एज इट इज रहने दें, एंड वी की जगह पर वी की कीमत जो वैल्यू है 346 मीटर पर सेकंड उसको पुट कर दें। तो यहां पर हम 346 पुट कर देते हैं, एंड टी टाइम की जगह पर 2.5 सेकंड। हम यहां पर 2.5 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, 346 को 2.5 कैलकुलेटर से आप मल्टीप्लाई कर लें, तो ये हमारे पास हो जाएगा एस इज इक्वल टू 865। और चूंकि ये डिस्टेंस है, इसका यूनिट हम मीटर में लेंगे, तो एस इज इक्वल टू 865 मीटर आ जाएगा। मैं यहां पे लिख लेता हूं, डिस्टेंस ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम क्लिफ इज इक्वल टू 865 मीटर। ठीक है जी। यहां तक ये न्यूमेरिकल हमारे पास कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास 11.7, एंड अकॉर्डिंग टू दिस न्यूमेरिकल अ शिप सेंड्स आउट अल्ट्रासाउंड दैट रिटर्न्स फ्रॉम द सी बेड एंड इज डिटेक्टेड आफ्टर 3.42 सेकंड। अब इसके मुताबिक है कि एक शिप है, जिस तरह ये एक शिप है। ठीक है। एक शिप क्या कर रही है, वो अल्ट्रासाउंड वेव्स को सेंड आउट कर रही है, जिस तरह ये नीचे अल्ट्रासाउंड वेव्स को उसने सेंड आउट किया, एंड रिटर्न्स द सी बेड, और ये सी बेड से टकरा कर वापस आती है। ठीक है। रिटर्न हो रही है, कितने टाइम में रिटर्न हो रही है, आफ्टर 3.42 सेकंड। ये टोटल जो रिटर्न हो रही है वो 3.42 सेकंड में हो रही है। ठीक है। मैं इसी बात को एक बार रिपीट कर देता हूं दोबारा। अ शिप सेंड्स आउट अल्ट्रासाउंड दैट रिटर्न्स फ्रॉम द सी बेड एंड इज डिटेक्टेड आफ्टर 3.42 सेकंड। इट मीन्स कि एक शिप है वो अपनी अल्ट्रासाउंड वेव्स को नीचे भेज रहा है, और वो सी बेड से टकरा कर वापस आ रही है ऊपर की तरफ। ठीक है। और हमें जो वो ऊपर आकर महसूस हो रही है वो 3.42 सेकंड के अंदर महसूस होती है, यानी कि हमें जो दोबारा जो हम इस अल्ट्रासाउंड वेव्स को डिटेक्ट कर रहे हैं वो 3.42 सेकंड में कर रहे हैं। अब चूंकि ये इको है, ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी इसका कंसेप्ट दे दिया कि ये इको है जो कि 3.42 सेकंड है। तो ये इको क्या मतलब है, यानी टकरा कर वापस जाना। तो हमने वन साइडेड का अगर मालूम करना है तो हम क्या करेंगे, 3.42 को डिवाइड कर देंगे 2 पर, जो कि हमारे पास आ जाएगा 1.17। जो 1.71 सेकंड, तो 1.71 सेकंड वो है जो एक वक्त में ये नीचे जाती है, फिर 1.71 वो सेकंड वो टाइम है जिस वक्त ये दोबारा ऊपर आती है। ठीक है। तो ये वन साइडेड टाइम है। नेक्स्ट वो बयान कर रहा है कि इफ द स्पीड ऑफ अल्ट्रासाउंड थ्रू द सी वाटर इज 1531 मीटर पर सेकंड,
कि यहाँ पर उसने सिंपल कहा है कि ये जिस स्पीड के साथ नीचे जा रही है वो v हमारे पास कितना हो, वो है 1531 मीटर पर सेकंड। देन हमने फाइंड आउट क्या करना है, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द सी बेड फ्रॉम द शिप। ये भी सिंपल वही है कि हमने यहाँ पर हाइट h फाइंड करनी है, जिस तरह हमने लास्ट टाइम देखा कि जो हमारे पास h है शिप से लेकर सी बेड तक टोटल डिस्टेंस कितना है। तो सो हमने यहाँ पर टोटल डिस्टेंस यानी कि उसकी हाइट मालूम करनी है, डेप्थ मालूम करनी है, सॉरी, कि जो सी बेड की और शिप की है। ठीक है, होपफुली न्यूमेरिकल आपको समझ आ चुका होगा। सो लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल। अब गिवन डाटा के अंदर हम सबसे पहले लिखेंगे जो उसने यहाँ पर सिंपल जिक्र किया कि शिप सेंड आउट अल्ट्रासाउंड दैट रिटर्न्स फ्रॉम द सी बेड एंड इज डिटेक्टेड आफ्टर 3.42 सेकंड। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इको लिख लेते हैं कि जो इको है हमारे पास वो 3.42 सेकंड है। ठीक है, सो वन टाइम हमारे पास जो टाइम टेकन होगा तो वन साइडेड टाइम टेकन इज इक्वल टू स्मॉल टी इज इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे 3.42 को डिवाइड कर देंगे 2 पर। ठीक है, तो ये हमारे पास किसके बराबर होगा, 1.71 सेकंड के। ठीक है, एंड देन नेक्स्ट है द स्पीड ऑफ अल्ट्रासाउंड थ्रू द सी वाटर इज 1531 मीटर पर सेकंड। सो यहाँ पर हम लिख लेते हैं स्पीड ऑफ अल्ट्रासाउंड इज इक्वल टू v इज इक्वल टू 1531 मीटर पर सेकंड। देन हमने फाइंड आउट क्या करना है, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ सी बेड फ्रॉम द शिप। सो हमने यहाँ पर डिस्टेंस फाइंड करना है, आप डिस्टेंस भी कह सकते हैं, आप सिंपल इसको डेथ का नाम भी दे सकते हैं। ठीक है, कि हमने डेथ को फाइंड करना है, आप इसको एस के साथ या एच के साथ रिप्रेजेंट कर दें, देयर इज नो सो इशू। तो मैं इसको एच के साथ ही रिप्रेजेंट करता हूँ क्योंकि जो जो डिस्टेंस है वो बेसिकली उसकी डेथ ही है। ठीक है, सो हम अकॉर्डिंग टू फार्मूला हम जानते हैं कि एस इज इक्वल टू वी टी के बराबर होता है। अब इन टर्म ऑफ डेथ के तौर पर अगर हमने फाइंड करना है, बेशक यहाँ पर आप लिख लें इन टर्म ऑफ डेथ, कि अगर हमने डेथ की टर्म को इस्तेमाल करें तो फिर एच इज इक्वल टू वी टी को इस्तेमाल कर लें। ठीक है, अब v की वैल्यू हमारे पास मालूम है कि v बेसिकली किसके बराबर है, 1531 के। तो यहाँ पर हम v की वैल्यू को पुट कर देते हैं जो कि 1531 है, एंड वन साइडेड टाइम जो t है वो भी हम जानते हैं जो कि 1.71 के बराबर है। तो यहाँ पर हम उसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं जो कि 1.71 है। अब अगर हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो h इज इक्वल टू 2618 मीटर आ जाएगा, 2618 मीटर। ठीक है जी, क्योंकि h है ये डेथ है तो इसलिए हमने इसका यूनिट साथ मीटर लगा दिया। सो मैं यहां पर लिख लेता हूं, सो डेथ ऑफ शिप फ्रॉम सी बेड इज इक्वल टू, सॉरी यहां पर हम डेथ की बजाय हम वर्ड इस्तेमाल कर लेते हैं डिस्टेंस का, डिस्टेंस ऑफ शिप फ्रॉम सी बेड इज इक्वल टू 2618 मीटर। ठीक है जी, यहां तक कि ये न्यूमेरिकल हमारे पास कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास 11.8 एंड अकॉर्डिंग टू दिस न्यूमेरिकल द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी साउंड ह्यूमंस कैन हेयर इज अबाउट 20,000 हर्ट्ज। अब इसके मुताबिक है कि इंसानी कान जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी तक जो सुन सकते हैं वो 20,000 हर्ट्ज है। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ साउंड इन एयर एट दिस फ्रीक्वेंसी। तो सो हमने यहाँ पर उसकी वेवलेंथ मालूम करनी है इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर। ठीक है, तो हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि ये जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास f1 है और इसके मुताबिक हमने जो वेवलेंथ मालूम करनी है वो λ1 है। नेक्स्ट है हमारे पास, अच्छा आगे वो बयान करा एट अ टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेंटीग्रेड। 20 डिग्री सेंटीग्रेड मीन्स कि ये एक नॉर्मल टेम्परेचर है, नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर जो इंसानी कान जो एक हर्ट्ज मैक्सिमम जो सुन सकते हैं वो 20,000 हर्ट्ज तक है और यहाँ पर हमने उसकी वेवलेंथ को फाइंड आउट करना है। देन व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द लोएस्ट साउंड, और फिर हमने वेवलेंथ जो है वो कम से कम आवाज की सुननी है और हम जानते हैं कि जो कम से कम आवाज की जो वेवलेंथ है इज हेयर अबाउट 20 हर्ट्ज, कि वो 20 हर्ट्ज तक कम से कम आवाज की वेवलेंथ होती है। सो ये हमारे पास जो कम से कम आवाज है जो लोएस्ट फ्रिक्वेंसी है तो वो f2 होगा, एंड इसकी जो लोएस्ट साउंड के लिहाज से जो वेवलेंथ हमने जो मालूम करनी है वो हमारे पास क्या होगी, λ2 होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर फिर इस न्यूमेरिकल को रिपीट कर देता हूँ, आगे भी उसने बयान किया। नेक्स्ट आगे है अज्यूम द साउंड, जो स्पीड ऑफ साउंड है इन एयर इज अबाउट 340
343 मीटर पर सेकंड। अब इसके मुताबिक है, ये भी हम जानते हैं कि अगर नॉर्मल टेम्परेचर हो तो जो स्पीड ऑफ साउंड है वो 343 मीटर पर सेकंड होती है। सो एक बार मैं ये न्यूमेरिकल को दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। अकॉर्डिंग टू दिस न्यूमेरिकल द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी साउंड ह्यूमन ईयर्स कैन हेयर। अब इसके मुताबिक है कि इंसानी कान जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो सुन सकते हैं वो 20,000 हर्ट्ज है। एंड व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द साउंड इन एयर एट दिस फ्रीक्वेंसी, और इस फ्रीक्वेंसी पर यानी 20,000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर वेवलेंथ क्या होगी ये हमने फाइंड आउट करना है। एट अ टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी आमतौर पर जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो इस 20 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर हमने वेवलेंथ को फाइंड करना है। देन इसी क्वेश्चन में जो पार्ट बी भी है कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ ऑफ द लोएस्ट साउंड, के लोएस्ट साउंड जो कम से कम जो आवाज होती है मध्यम आवाज, उसकी वेवलेंथ क्या होगी। कैन हेयर इज अबाउट 20 हर्ट्ज, जो कि 20 हर्ट्ज है। 20 हर्ट्ज कम से कम आवाज होती है क्योंकि हम जानते हैं कि जो इंसानी कान है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की आवाज को सुन सकते हैं। ठीक है, तो ये 20,000 हर्ट्ज तक की आवाज को सुन सकते हैं। तो ये मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी होती है या मिनिमम फ्रिक्वेंसी होती है। ठीक है, तो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी पर हमने लैम्डा 1 के लिहाज से मालूम करना है यानी वेवलेंथ, और मिनिमम फ्रिक्वेंसी के लिहाज से लैम्डा 2 के लिहाज से हमने मालूम करना है। तो सो ये दो पार्ट हमारे पास, फर्स्ट पार्ट हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी के लिहाज से फाइंड आउट करना है वेवलेंथ को, एंड सेकंड पार्ट जो है वो लोएस्ट फ्रिक्वेंसी के लिहाज से हमने वेवलेंथ को फाइंड आउट करना है। एंड नेक्स्ट है कि अज्यूम द साउंड इन एयर इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड इस 343 मीटर पर सेकंड, के यहाँ पर जो स्पीड ऑफ साउंड है वो हमारे पास कितनी होगी, 343 मीटर पर सेकंड होगी। ये वो स्पीड होती है जो नॉर्मल स्पीड ऑफ साउंड होती है एक रूम टेम्परेचर पर। ठीक है, सो होपफुली न्यूमेरिकल आपको सॉल्व समझ आ चुका होगा। सो लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल। सो गिवन डाटा के मुताबिक अकॉर्डिंग टू दिस न्यूमेरिकल, सबसे पहले यहाँ पर उसने जो फर्स्ट फ्रिक्वेंसी दी है वो 20,000 हर्ट्ज है, तो हम इसको कह सकते हैं हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी। सो यहाँ पर जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है इज इक्वल टू 20,000 हर्ट्ज है। अब इस हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं कि ये f1 के बराबर है। ठीक है जी, ये हमने f1 के बराबर इसको लेट कर लिया, और उसके मुताबिक व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ साउंड, सो हमने इसकी वेवलेंथ मालूम करनी है। सो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ वेवलेंथ ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी और इसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ लैम्डा को 2 के बराबर, सॉरी लैम्डा 1 के बराबर। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि ये लैम्डा 1 है जो कि हमने वेवलेंथ मालूम करनी है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के मुताबिक। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लोएस्ट साउंड कैन हेयर अबाउट 20 हर्ट्ज। सो यहाँ पर लोएस्ट फ्रीक्वेंसी दी हुई है जो कि 20 हर्ट्ज है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ लोएस्ट फ्रीक्वेंसी जो कि f2 के साथ हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो वो हमारे पास कितनी है 20 हर्ट्ज। ठीक है, एंड इसी 20 हर्ट्ज के मुताबिक हमने वेवलेंथ को फाइंड करना है। सो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ वेवलेंथ ऑफ लोएस्ट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू लैम्डा 2। मैं इसको लैम्डा 2 के साथ रिप्रेजेंट कर देता हूँ जो कि हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब यहां पर मैं सबसे पहले लिख लेता हूं टू फाइंड लैम्डा 1, सॉरी एक हमारे पास रह गया अभी कि गिवन डाटा के मुताबिक उसने यहां पर यह भी मेंशन किया था कि हमारे पास जो स्पीड ऑफ साउंड है इन एयर वो कितनी है 343 मीटर पर सेकंड। सो यहां पर हम स्पीड ऑफ साउंड भी लिखेंगे, स्पीड ऑफ साउंड विच इज रिप्रेजेंटेड बाय v इज इक्वल टू 343 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब ये भी लिख सकते हैं स्पीड ऑफ साउंड एट रूम टेम्परेचर, द स्पीड ऑफ साउंड एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, या सिंपल आप इसी तरह स्पीड ऑफ साउंड रहने दें जो कि v इज इक्वल टू 343 मीटर पर सेकंड के बराबर है। सो अब हम वेवलेंथ ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी लैम्डा 1 को फाइंड आउट करेंगे पहले, तो यहां पर हम लिख लेते हैं टू फाइंड वेवलेंथ लैम्डा 1। हमने लैम्डा 1 को अगर फाइंड करना है तो सो बाय यूजिंग द फार्मूला अब फार्मूला हमारे पास क्या है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ठीक है, और यहाँ पर हम चाहेंगे f1 और लैम्डा 1 को इस्तेमाल करें, इसलिए हम यहाँ पर f1 और लैम्डा 1 रख लेंगे। और अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमने फाइंड आउट लैम्डा 1 करना है।
सो F1 जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ आकर V पर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो अब हम क्या करते हैं कि λ1 को इसी तरफ रहने देते हैं एंड F1 को इधर डिवाइड कर देते हैं, तो ये V ओवर F1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम इसकी वैल्यू पुट कर दें तो V किसके बराबर है, V है 343 मीटर पर सेकंड के, तो यहाँ पर हम 343 की वैल्यू पुट कर देते हैं एंड F1 किसके बराबर है, F1 है 20,000 हर्ट्ज के, तो सो हम यहाँ पर 20,000 लिख लेते हैं। ठीक है, अब 343 को अगर हम 20,000 के लिहाज से डिवाइड करें तो λ1 हमारे पास जो वेवलेंथ की वैल्यू होगी वो बराबर आएगी, आप कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कर लीजिए, विच इज इक्वल टू, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.01715 और चूंकि ये वेवलेंथ है तो ये एक यूनिट हमारे पास मीटर में होगा, सो हम जहां पर इसका यूनिट मीटर को इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, सो अब हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में अगर लिखना चाहें तो इस पॉइंट को हम इस 1 के बाद लिखेंगे। ठीक है, तो ये 2 डिजिट छोड़ के हमने यहाँ पर पॉइंट लगाना है, तो सो ये हमारे पास हो जाएगा, यहाँ पर अगर हम इसको लिखें तो ये 1.7। अब कितने डिजिट छोड़ के हमने ये वाले पॉइंट को लगाया, 2 डिजिट छोड़ के, तो हम इसको लिखेंगे इंटू 10 रेज टू पावर -2 मीटर। ठीक है, सो ये हमारे पास एक वेवलेंथ आ गई जो कि हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी की वेवलेंथ है। ठीक है, यानी यहां पर आप बेशक आप लिख लें वेवलेंथ ऑफ हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू λ1 इज इक्वल टू 1.7 इंटू 10 रेज टू पावर -2 मीटर। ठीक है जी, उसके बाद अब हम अगर अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल देखें गिवन डाटा के मुताबिक, तो अब एक तो लोएस्ट फ्रिक्वेंसी भी दी हुई है जो कि 20 हर्ट्ज है, अब हमने वेवलेंथ मालूम करनी है लोएस्ट फ्रिक्वेंसी के मुताबिक। सो मैं यहां पर लिख लेता हूं टू फाइंड वेवलेंथ λ2 जो कि लोएस्ट फ्रिक्वेंसी के। अब बाय यूजिंग द फार्मूला, हम फार्मूला ऑलरेडी जानते हैं कि बाय यूजिंग फार्मूला हम क्या इस्तेमाल करेंगे, V इज इक्वल टू एफ लैम्डा है, और चूंकि ये F को हम F2 के साथ रिप्रेजेंट करेंगे एंड लैम्डा को हम λ2 के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि F2 हमारे पास लोएस्ट फ्रिक्वेंसी है और λ2 हमारे पास वेवलेंथ ऑफ लोएस्ट फ्रिक्वेंसी है। अब हमने λ2 फाइंड करना है, तो λ2 को आप इसी तरफ रहने दें एंड F2 जो है वो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस तरफ आकर क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। सो λ2 इज इक्वल टू V ओवर F2। अब V की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 343 मीटर पर सेकंड जो दी हुई है, और F2 जो लोएस्ट फ्रिक्वेंसी है वो 20 हर्ट्ज है, वो भी हम जानते हैं। सो अगर हम 343 को अगर 20 पर यानी 20 को अगर हम 343 पर कैलकुलेटर से डिवाइड करें तो λ2 इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 17.15 मीटर। ठीक है, अब λ2 हमने किसको रिप्रेजेंट किया था, ये लोएस्ट वेवलेंथ थी हमारे पास फ्रिक्वेंसी के मुताबिक। सो हम यहां पर लिख लेते हैं वेवलेंथ ऑफ लोएस्ट फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू 17.15 मीटर। ठीक है जी, यहां तक हमारे पास ये न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाता है। इसके साथ ही ये ऑल टू ऑल न्यूमेरिकल हमारे पास कंप्लीट हो जाते हैं जो कि यूनिट 11 साउंड चैप्टर के हैं। ठीक है, अब यहां तक हमारे पास जो क्लास 10 फिजिक्स के मुताबिक जो यूनिट 11 साउंड चैप्टर के न्यूमेरिकल एंड इसके अलावा जो इसके जितने भी आर्टिकल्स हैं वो हमने कंप्लीट इसको स्टडी कर लिया। अगर किसी भी स्टूडेंट ने इन न्यूमेरिकल के अलावा आर्टिकल को स्टडी नहीं किया तो आप यहाँ पर रेफरेंस दिए हुए हैं, आप यहाँ पर इन रेफरेंस में क्लिक करके तो डिफरेंट जो आर्टिकल्स हैं इन आर्टिकल को अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक आप रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही ये लेक्चर हमारा कंप्लीट हो जाता है। अगर किसी स्टूडेंट ने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें